हेलो स्टूडेंट्स। पिछली क्लास के अंदर हमने जो टॉपिक ख़त्म किया था उसका नाम था ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। आज हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक ख़त्म करने जा रहे हैं जिसका नाम है रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग। इसमें हम ये देखेंगे कि एक्चुअल में हमारी नॉर्मल ब्रीदिंग में एक्सलेशन और इनहेलेशन कैसे रेगुलेट होती है, और अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो वो ब्रीदिंग फिर फास्ट या स्लो कैसे हो रही है। तो हमारे ब्रेन का कौन सा पार्ट है एक्चुअल में जो कि ब्रीदिंग के रेगुलेशन में हेल्प करता है, तो वो है हाइंड ब्रेन। तो हाइंड ब्रेन के दो पार्ट्स बेटा, एक तो मेड्यूला ऑब्लोंगाटा और एक पॉन्स वेरुला है। मैंने दोनों को मेंशन किया है, तो आपका सारा फोकस हाइंड ब्रेन पे रहना चाहिए, क्योंकि एक्चुअल में हाइंड ब्रेन ही ब्रेन का वो पार्ट है जो कि क्या करता है, ब्रीदिंग में रोल प्ले करता है, ब्रीदिंग के रेगुलेशन में रोल प्ले करता है। आपकी एनसीईआरटी लिखती है कि मेड्यूला ऑब्लोंगाटा में एक सेंटर है जो ब्रीदिंग में रोल प्ले कर रहा है, जिसका नाम है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, और पॉन्स वेरुलाए का जो सेंटर है वो है न्यूमोटेक्सिक सेंटर। अब इन दोनों को याद रखना आसान है। पी फॉर न्यूमोटेक्सिक पॉन्स वेरुलाए में प्रेजेंट है, और जो रिदम सेंटर है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, मेडुला ऑब्लोंगाटा में प्रेजेंट है। अब थोड़ा सा जो एनसीईआरटी में नहीं लिखा है उसको समझने की कोशिश करते हैं। एक्चुअल में जो मेडुला है वहाँ यहाँ पे दो ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स प्रेजेंट है। एक आपके डॉर्सल साइड पे प्रेजेंट है, इसलिए उसको बोलते हैं डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप। डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स। और आपके एक वेंट्रल साइड पे है जिसको हम कहते हैं वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप, वीआरजी। और डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप को क्या बोलेंगे हम, डीआरजी बोलेंगे। एक्चुअल में आप जब नॉर्मल सांस ले रहे हो, जब आप इनहेलेशन कर रहे हो और एक्सहेलेशन कर रहे हो, उस टाइम पे आपके इनहेलेशन को कंट्रोल करने के लिए, सांस को अंदर भरने के लिए आपको दो मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराना पड़ता है। ये हमने पिछली वीडियो लेक्चर्स में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। एक तो इंटरकोस्टल मसल्स जो आपके रिबकेज को बाहर लेकर आएंगे, और एक डायफ्राम को कॉन्ट्रैक्ट कराना पड़ता है जो कि आपके थोरैसिक चेंबर का वॉल्यूम इंक्रीज करने में मदद करेगा। वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो इनहेलेशन होती है। तो इनहेलेशन को स्टार्ट कराने के लिए जिसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है वो है डीआरजी का, डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप्स का। एक्चुअल में डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप करता क्या है, डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप बेटा स्टिमुलेट मतलब एक्टिवेट करेगा किसको, एक तो एक्टिवेट करेगा ये इंटरकोस्टल मसल्स को, और इसी के साथ ये एक्टिवेट करेगा किसको, ये एक्टिवेट करेगा डायफ्राम को। इन दोनों ही केसेस में जैसे ही डीआरजी दोनों को एक्टिवेट करेगा, इनहेलेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो आप इमेजिन करो कि आपको इनहेलेशन स्टार्ट हो चुकी है। जैसे ही इनहेलेशन स्टार्ट होगी, अब एक लिमिट के बाद इस इनहेलेशन को रोकना भी है, मतलब इस एक्टिवेशन को बंद भी करना है। यहाँ पे जो सिग्नल भेज रहा है डीआरजी किसको, आपके इंटरकोस्टल मसल्स और डायफ्राम को, ये सिग्नल बंद भी तो करना है आप। तो इसको बंद करने के लिए अब रोल में आता है कौन, न्यूमोटेक्सिक सेंटर। आपके पॉन्स में प्रेजेंट एक रेस्पिरेटरी सेंटर जिसका नाम क्या है, न्यूमोटेक्सिक सेंटर। ये न्यूमोटेक्सिक सेंटर एक्चुअल में इनहिबिट करता है, नेगेटिव सिग्नल भेजता है, रोकता है किसको, डीआरजी को, कि भाई बस अब बहुत हवा आ गई, रुक जाओ, अब एक्सहेलेशन होगी। ठीक है, तो इनहेलेशन के लिए तो इन दोनों मसल्स को एक्टिवेट कराने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन एक्सहेलेशन में कोई एक्टिवेशन की जरूरत नहीं है। बस डीआरजी से आने वाले सिग्नल को बंद कर दो। जैसे ही ये सिग्नल दोनों बंद हो जाएंगे, अपने आप ये मसल रिलैक्स आनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, आप इमेजिन करो जरा एक सिनेरियो कि आपने एक रबड़ बैंड को पकड़ के खींचा। तो इस रबड़ बैंड को खींचने के लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको एक्टिवेट करना पड़ेगा, लेकिन इसको नॉर्मल साइज में आने के लिए वापस से इसको बस आपको छोड़ना है, ये अपने आप आ जाएगा। सिमिलर इन केस ऑफ एक्सपीरेशन, कि आपको इनहेलेशन के लिए तो इन दोनों मसल्स को क्या कराना है, कॉन्ट्रैक्ट कराना है, लेकिन जैसे ही इन मसल्स में आने वाला एक्टिवेशन का सिग्नल जो डीआरजी से आ रहा है वो रुकेगा, ये अपने आप एक्सहेलेशन कर देंगे, क्योंकि अपने नॉर्मल शेप में वापस आ जाएंगे, मसल रिलैक्स हो जाएंगी, ये दोनों की दोनों। ठीक है, तो पॉन्स वेरुलाए का न्यूमोटेक्सिक सेंटर एक्चुअल में यही रोल प्ले कर रहा है। ये कर क्या रहा है, ये डीआरजी के सिग्नल्स को बीच बीच में बंद करेगा, और ये जितनी बार बंद करेगा उतनी बार एक्सहेलेशन होगी। कहने का मतलब कुछ ऐसा है, डीआरजी ने सिग्नल देने शुरू किए और ये डीआरजी से सिग्नल जा रहा है, और इसने क्या किया, जो आपका पॉन्स वेरुलाए में न्यूमोटेक्सिक सेंटर है वो बीच बीच में सिग्नल को क्या करता रहेगा, बंद बंद। इसका मतलब जितना येलो वाला रीजन है इसमें इनहेलेशन हुई, और जितना टाइम बंद हुआ उसमें एक्सहेलेशन हुई। तो इनहेलेशन एक्सहेलेशन, इनहेलेशन एक्सहेलेशन, इनहेलेशन एक्सहेलेशन। तो मैंने जो बनाया था नॉर्मल आपकी जो रिदम होगी वो ऐसे, इनहेलेशन एक्सहेलेशन, इनहेलेशन एक्सहेलेशन, ये चलती रहेगी। तो आपकी नॉर्मल जो रिदम है उसको मेंटेन करने में एक तो डीआरजी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और एक न्यूमोटेक्सिक सेंटर का इंपॉर्टेंट रोल है। क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, अगर आपको ये बात समझ में आ गई, कि न्यूमोटेक्सिक सेंटर एक ऑफ स्विच की तरह काम करता है। ठीक है, कि भाई बंद हो जाओ, बस
आप सांस लेने दो थोड़ा सा। तो आप इमेजिन कर पा रहे हो, क्या आप ये बात गेस कर पाओगे अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि पॉन्स वेरुलाई में जो न्यूमोटेक्सिक सेंटर होता है वो 1 मिनट में कितनी बारी सिग्नल को बंद करता होगा? तो जितनी बारी हम सांस लेते हैं, तो जितनी बारी हमारी बॉडी में साइकिल होती है विच इज़ 12 to 15 टाइम्स, 12 to 15 या 16 टाइम्स पर मिनट, क्या करता है ये सिग्नल को रोकेगा, इनहिबिट करेगा। इसीलिए हम 12 to 16 टाइम्स पर मिनट सांस लेते हैं। ठीक है, तो आपको डीआरजी का रोल समझ में आया। अब ये क्वेश्चन हो सकता है कि सर चलो डीआरजी तो समझ में आ गया, आपने वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप भी बताया था, तो आप याद रखना कि वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप सिर्फ और सिर्फ कब काम करेगा? ओनली ड्यूरिंग एक्सरसाइज। एक्सरसाइज कर रहे हो आप, रनिंग कर रहे हो, भाग रहे हो, या किसी भी केस के अंदर आपको बहुत जल्दी कराना है, आपका डीप रेस्पिरेशन ब्रीदिंग कराना है, ऐसे केस के अंदर ये काम आएगा। नॉर्मल ब्रीदिंग में वीआरजी का कोई भी रोल नहीं रहने वाला है। ठीक है, इनफैक्ट वीआरजी और डीआरजी आपकी एनसीईआरटी ने मेंशन भी नहीं किया है, ये दोनों की जगह एनसीईआरटी मेंशन करती है कि मेडुला में रिदम सेंटर होता है और पॉन्स में तो न्यूमोटेक्सिक सेंटर एनसीईआरटी ने मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो चलो सर हमको ये तो समझ में आ गया कि एक्चुअल में ब्रेन का हाइंड ब्रेन रीजन है जो कि आपकी ब्रीदिंग को रेगुलेट करता है, लेकिन इस तक सिग्नल कैसे पहुंच रहे हैं, इसको कैसे पता चल रहा है कि अब मैंने भागना शुरू कर दिया है या अभी मेरी बॉडी रेस्ट के ऊपर है? तो बेटा एक्चुअल में आपके ब्लड के अंदर गैस को डिटेक्ट करता है। और कौन सी गैस डिटेक्ट करी जाती है आपके ब्लड के अंदर? कार्बन डाइऑक्साइड और आपके H+ आयंस ब्लड के अंदर डिटेक्ट होते हैं। ठीक है, तो आपकी बॉडी में जैसी कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी, आप खुद इमेजिन करो, अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो या भाग रहे हो, तो क्या अब आपके टिश्यू ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेंगे कि कम? ज़्यादा। तो यही कार्बन डाइऑक्साइड को आपके रिसेप्टर्स, आपकी बॉडी में प्रेजेंट रिसेप्टर्स क्या करेंगे? सेंस करेंगे और सिग्नल भेजेंगे आपके कहाँ पर? हाइंड ब्रेन पे, कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब आपको रेस्पिरेशन को तेज़ करने की ज़रूरत है। मेरी बात समझ में आ रही है? आपको ब्रीदिंग, फास्टर ब्रीदिंग करनी पड़ेगी, और उसी अकॉर्डिंगली एडजस्टमेंट कौन करता है आपका? कौन करेगा? ये पॉन्स वेरुलाई और मेडुला ऑब्लोंगाटा में प्रेजेंट न्यूमोटेक्सिक सेंटर एंड रिदम सेंटर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो आपको दो सेंटर तो क्लियरली मेंशन पता चल गया कि एक तो रिदम सेंटर है और दूसरा कौन सा है? न्यूमोटेक्सिक सेंटर। एक और सेंटर आपको मेंशन किया हुआ है, वो दिया हुआ है क्या? एडजेसेंट टू मेडुला। एडजेसेंट टू मेडुला एक्चुअल में सेंटर नहीं है, दिस इज एन एरिया, जिसको आप कह सकते हो दिस इज अ कीमो सेंसिटिव एरिया। कीमो सेंसिटिव एरिया, ये कीमो सेंसिटिव एरिया एक्चुअल में केमिकल को सेंस करेगा। कौन से केमिकल को सेंस करेगा ये कीमो सेंसिटिव एरिया? वो यही कार्बन डाइऑक्साइड का ब्लड में कंसंट्रेशन और H+, इन दोनों को सेंस करेगा एक्चुअल में ये, और उस अकॉर्डिंगली क्या करेगा? उस अकॉर्डिंगली आपकी बॉडी के अंदर चेंजेस लेकर आएगा, आपके ब्रीदिंग में चेंजेस लेकर आएगा। ठीक है, कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो रही है तो ये ब्रीदिंग को फास्ट कर देगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मल है तो आपकी नॉर्मल ब्रीदिंग चलती रहेगी, और ब्रीदिंग को फास्ट करने में न्यूमोटेक्सिक सेंटर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है। ठीक है, कैसे हो सकता है न्यूमोटेक्सिक सेंटर का रोल, वो हम समझते हैं। पहले हम एनसीईआरटी की कुछ स्टेटमेंट्स पढ़ लेते हैं जरा, जो एनसीईआरटी में एज इट इज लिखी हुई हैं और एमसीक्यू में डायरेक्ट पूछी जाती हैं आपसे, तो हमको पता होनी चाहिए सारी स्टेटमेंट्स। तो ये क्या बोल रहा है? अ स्पेशलाइज सेंटर प्रेजेंट इन अ मेडुला ऑब्लोंगाटा। तो पहली स्टेटमेंट बोल रहा है स्पेशलाइज सेंटर प्रेजेंट है ब्रीदिंग के रेगुलेशन के लिए। क्या होगा बताओ मेडुलर सेंटर में, जिसको क्या बोलेंगे? इसको हम रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। तो पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट, एंड इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस रेगुलेशन, जिसका प्राइमरी रोल है इस रेगुलेशन को करने में। उसके बाद अनदर सेंटर प्रेजेंट इन पॉन्स, अनदर सेंटर प्रेजेंट इन पॉन्स वेरुलाई ऑफ द ब्रेन कॉल्ड एज न्यूमोटेक्सिक सेंटर कैन मॉडरेट द फंक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। तो लिख दिया कि न्यूमोटेक्सिक सेंटर जो है वो रेगुलेट कर सकता है, चेंज कर सकता है किसको? रेस्पिरेटरी रिदम के किसको? फंक्शन को। नेक्स्ट, न्यूरल सिग्नल्स फ्रॉम दिस सेंटर कैन रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन। वेरी इंपॉर्टेंट, रिड्यूस कर सकता है ड्यूरेशन इंस्पिरेशन का, एंड देयर बाय ऑल्टर द रेस्पिरेटरी रेट, और रेस्पिरेटरी रेट भी चेंज कर सकता है। कैसे कर सकता है मैं बताता हूँ। आप इमेजिन करो फिर से जो मैंने आपको बनाया था कि लेट अस कंसिडर ये आपका वीआरजी, डीआरजी, आई एम सॉरी, डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप जो है सिग्नल भेज रहा है, और आपका न्यूमोटेक्सिक सेंटर अब जल्दी जल्दी क्या करने लगा है? इसको इनहिबिट करने लगा है। तो आपको क्या लगता है, पहले जो 12 से 15 बारी हो रही थी आपकी बॉडी में साइकिल, अब वो उतने ही टाइम्स होगी साइकिल, या साइकिल का रेट क्या हो जाएगा? यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे साइकिल का रेट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अब 12 से 16 की जगह हो सकता है आपकी बॉडी के अंदर 20 टाइम्स पर मिनट क्या होने लगे? रेस्पिरेटरी साइकिल होने लगे, क्योंकि न्यूमोटेक्सिक सेंटर क्या कर रहा है? अब इनहिबिट ज़्यादा कर रहा है इसको। ठीक है, अगली स्टेटमेंट जो बोलती है एनसीईआरटी की, वो ये बोलती है कि यहाँ पर एक कीमो सेंसिटिव एरिया प्रेजेंट है, जो कि अभी अभी मैंने मेंशन किया। होता किधर है? एडजेसेंट टू द रिदम सेंटर, रिदम सेंटर के जस्ट साइड में प्रेजेंट है। और ये कीमो सेंसिटिव एरिया एक्चुअल में कर क्या रहा है?
ये कीमोसेंसिटिव एरिया कार्बन डाइऑक्साइड को और H प्लस आयंस को क्या कर रहा है, डिटेक्ट कर रहा है। वही मैंने सजेस्ट किया कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयंस को क्या किया जा रहा है, डिटेक्ट किया जा रहा है, और उस रिस्पेक्ट में इंक्रीज द सब्सटेंस कैन एक्टिवेट दिस सेंटर, और उसी रिस्पेक्ट में क्या होगा, सिग्नल ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम टू मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट। ठीक है, जो रेस्पिरेटरी रिदम के सिग्नल होंगे वो नेसेसरी एडजस्टमेंट करेंगे, और इन सारी गैसेस को विच इज कार्बन डाइऑक्साइड और H प्लस आयंस, इसके अमाउंट को वापस से ब्लड में कम करने की क्या की जाएगी, कोशिश की जाएगी। ठीक है, तो मेजरली यहाँ पे आपको 3 सेंटर एनसीईआरटी जो मेंशन करती है वो याद रखने बहुत जरूरी है। आप वीआरजी और डीआरजी नहीं भी याद रखोगे तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन आपको रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, इसकी लोकेशन, इसका काम पता होना चाहिए। न्यूमोटैक्सिक सेंटर, इसकी लोकेशन, इसका काम पता होना चाहिए। और तीसरा आपको पता होना चाहिए कि कीमोसेंसिटिव एरिया क्या आपके ब्रेन में भी प्रेजेंट है, हाँ, और किस चीज को सेंस करता है कीमोसेंसिटिव एरिया, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन। याद रखना है कि यहाँ पे ऑक्सीजन को डिटेक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, इस बारे में जरा हम देख लेते हैं एक बारी कि क्यों कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आपस में इतना लिंक्ड है, कि ये ब्लड में जब कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगी वो हाइड्रोजन ज्यादा होंगे। तो पिछला वीडियो लेक्चर जिन जिन बच्चों ने देखा है वो अभी तक ये बात समझ गए होंगे जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन फिर भी एक बार देखते हैं। अब मैं आपको पहले कार्बन डाइऑक्साइड और H प्लस का रोल बताता हूँ। आपको पिछली क्लास अगर याद नहीं है तो ध्यान से सुनिएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जब रिएक्ट करते हैं तो इस केस के अंदर बेटा क्या बनता है, एक एसिड बनता है जिसका नाम है कार्बोनिक एसिड, H2CO3। H2CO3 की आयनाइज फॉर्म में H प्लस आयंस बनते हैं और HCO3 माइनस आयंस मतलब कार्बोनेट आयन बनते हैं। तो जितना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड आपके ब्लड में आएगा उतना ज़्यादा H प्लस आपके ब्लड में रहेगा। तो इनडायरेक्टली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होता है तो H प्लस की कंसंट्रेशन भी आपके ब्लड में क्या होती है, ज़्यादा। तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होने की वजह से आपके ब्लड का pH कम हो जाता है या कम हो सकता है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप ये बात देख रहे हो कि जो रिसेप्टर्स हैं क्या उनको ऑक्सीजन से ज़्यादा फर्क पड़ रहा है या उनको कार्बन डाइऑक्साइड से ज़्यादा फर्क पड़ रहा है। तो आप यहाँ पे ये बात समझ पा रहे होगे कि आपके रिसेप्टर्स को कार्बन डाइऑक्साइड से ज़्यादा फर्क पड़ रहा है। इसका मतलब रेस्पिरेशन के रेगुलेशन के अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है कि कार्बन डाइऑक्साइड। तो पॉइंट टू बी स्टार मार्क्ड कि कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा रोल है, ऑक्सीजन का लगभग इनसिग्निफिकेंट रोल है इसमें। अब टॉपिक पे वापस आते हैं अपने कि कीमो रिसेप्टर्स आपकी बॉडी में कहाँ पे प्रेजेंट है। एक तो प्रेजेंट है एओर्टा में, एओर्टिक आर्क में, उन रिसेप्टर को बोला जाता है एओर्टिक बॉडी, और एक प्रेजेंट है बेटा कैरोटिड आर्टरी में जिसको बोला जाता है कैरोटिड बॉडीज। तो दोनों कहाँ प्रेजेंट है रिसेप्टर मैं बताता हूँ। तो बेटा आपके हार्ट से ये एओर्टा निकलती है, आर्क बनाते हुए नीचे जाती है, इस आर्क को बोलते हैं आर्क ऑफ एओर्टा या एओर्टिक आर्क। एक तो कीमो रिसेप्टर्स इस एओर्टिक आर्क में प्रेजेंट होते हैं, दूसरा इस एओर्टिक आर्क से बेटा ऊपर की तरफ आपके हेड रीजन में या फिर आपकी बॉडी के अपर पार्ट्स में ब्लड जाता है थ्रू ब्रांच ऑफ आर्टरी जिनको कहते हैं कैरोटिड आर्टरीज। इन कैरोटिड आर्टरीज में भी बेटा क्या प्रेजेंट है, कीमो रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं, जो कि एक्चुअल में आपके ब्लड में क्या चीज़ें डिटेक्ट करते हैं, या तो CO2 डिटेक्ट करते हैं या फिर H प्लस डिटेक्ट करते हैं, दोनों ही डिटेक्ट करते हैं एक्चुअल में। अगर इन दोनों का अमाउंट आपके ब्लड में ज़्यादा होता है, इसका सिंपल मतलब है कि आपकी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है, और आपकी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है मतलब ऑक्सीजन कम हो रही है, यहीं से डिटेक्ट हो जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंकने के लिए फिर उस अकॉर्डिंगली एडजस्टमेंट्स की जाती हैं। ठीक है, तो आपकी एनसीईआरटी क्या लिखती है इस रिस्पेक्ट में जरा देखो। एनसीईआरटी लिखती है रिसेप्टर एसोसिएटेड विद एओर्टिक आर्क एंड कैरोटिड आर्टरी, मतलब दो जगह रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, एओर्टिक आर्क और कैरोटिड आर्टरी, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। ऑल्सो कैन रिकॉग्नाइज चेंजेस इन कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड में चेंजेस को क्या कर सकते हैं, रिकॉग्नाइज, और साथ में H प्लस कंसंट्रेशन को भी कर सकते हैं। एंड सेंड नेसेसरी सिग्नल्स टू द रिदम सेंटर फॉर रेमेडियल एक्शन, मतलब फिर रिदम सेंटर को सिग्नल भेजेंगे कि हाँ भाई CO2 ज़्यादा हो रही है, H प्लस ज़्यादा हो रही है, तो रिदम सेंटर क्या करेगा, उस अकॉर्डिंगली अपने को क्या करेगा, रेगुलेट करेगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। होपफुली मेरी बात समझ में आ रही है। उसके बाद आपको कह रहा है द रोल ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट फॉर योर MCQ पॉइंट ऑफ व्यू, द रोल ऑफ ऑक्सीजन एंड रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट। ठीक है, वो कह रहा है कि ऑक्सीजन का रोल जो है इन द रेगुलेटरी रिदम सेंटर, रेगुलेटरी रिदम सेंटर के अंदर बहुत ही इनसिग्निफिकेंट है। ज़्यादातर जो रोल प्ले करती है वो कौन प्ले करती है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो अगर मैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी जाऊं, अगर आप डॉर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स, ठीक है, डॉर्सल रेस्पिरेटरी न्यूरॉन्स, आपके मेडुला ऑब्लोंगाटा वाला, अगर वो पॉइंट आप नहीं भी याद रखना चाहते हो तो जितनी स्टेटमेंट मैंने यहाँ से उठाई हुई है वो सारी स्टेटमेंट डायरेक्टली एनसीईआरटी से हैं और वो सारी स्टेटमेंट क्वेश्चंस में पूछी जाती हैं। ठीक है, आपको याद रखना है कि न्यूमोटैक्सिक सेंटर कहाँ पे प्रेजेंट है, पॉन्स फेरुलाe। आपका रिदम सेंटर कहाँ पे प्रेजेंट है, मेडुला ऑब्लोंगाटा। बाकी डेप्थ वाली बात बताऊं तो रिदम सेंटर में जो डॉर्सल ग्रुप होता है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर
फॉर योर रेगुलेशन। ठीक है, आपकी इंस्पिरेशन का क्या, इंस्पिरेशन को मेंटेन करने के लिए वो बहुत ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। अब हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है बेटा डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, और ये इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है। हम ब्रॉडली बेटा रेस्पिरेटरी सिस्टम के डिसऑर्डर्स को 3 पार्ट्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। एक है इन्फेक्टिव डिसऑर्डर्स या डिसीजेस, दूसरी हैं ऑब्स्ट्रक्टिव डिसीजेस, और तीसरी हैं ऑक्यूपेशनल डिसीजेस। इन्फेक्टिव का मतलब होता है बेटा कोई पैथोजन, पैथोजन मतलब बीमार करने वाला एजेंट, बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, प्रोटोजोन हो सकता है, ये आपकी बॉडी में एंटर हुआ और इसने आपको बीमार किया। इसमें कौन कौन से डिसीज आती हैं, निमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस, डिप्थेरिया, पर्टोसिस और इन्फ्लुएंजा, ये डिसीजेज आती हैं इसके अंदर। इनमें से एक भी डिसीज आपकी एनसीईआरटी के अंदर इस चैप्टर में मेंशन नहीं है। हालांकि इस डिसीजेज, इनमें से कुछ डिसीजेज आपको 12th क्लास के चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेज में पढ़नी है, डिस्कस करनी है। यहाँ पे हम इनमें से कोई डिसीज नहीं करेंगे, जस्ट टू मेक द लिस्ट कि आपको पता हो ये सारी डिसीजेज रिलेटेड टू योर रेस्पिरेटरी सिस्टम है, आपको ये बातें पता होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इज ऑब्स्ट्रक्टिव डिसीजेस। ऑब्स्ट्रक्टिव डिसीज मतलब होता है ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ योर रेस्पिरेटरी सिस्टम। किसी भी रीजन से अगर आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑब्स्ट्रक्ट, ब्लॉक हो जाता है, उन डिसीजेस को किस ग्रुप में डाला जाता है, ऑब्स्ट्रक्टिव। और आपकी एनसीईआरटी में इस चैप्टर में 2 ऑब्स्ट्रक्टिव डिसीज मेंशन है, एक है अस्थमा और एक है एम्फाइसीमा। और तीसरी डिसीजेस जो कि आपके इसी चैप्टर में मेंशन है, दैट इज ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के अंदर आपको क्या पढ़ना होता है कि जो भी जॉब रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं, जॉब मतलब कोई इंसान ऐसी जगह पे काम कर रहा है जिस वजह से उसके लंग ज़्यादा डैमेज होने के उसके चांसेस हैं, उन सारे डिसऑर्डर्स को हम क्या बोलेंगे, ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर्स। ठीक है, तो आपकी एनसीईआरटी में टोटल 3 डिसऑर्डर्स मेंशन है, इनको एक एक करके हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं बेटा अस्थमा। अगर अस्थमा की बात की जाए तो अस्थमा जनरली जेनेटिक होता है। ठीक है, इसमें होता क्या है, इसमें ब्रैंकियोस्पाज्म होता है, ब्रैंकियोस्पाज्म। ब्रैंकियोस्पाज्म का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि आपका जो ट्रैक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक है, वो क्या हो जाता है, वो कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से, कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से ब्लॉक हो जाता है। ये जो ट्यूब है एक्चुअल में वो नैरो हो गई और सांस लेने में इंसान को दिक्कत आती है। तो आपकी एनसीईआरटी क्या लिखती है कि अस्थमा इज अ डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में दिक्कत होगी, कॉजिंग वीजिंग, वीजिंग साउंड आती है बेटा, साउंड आएगी एक सीटी जैसी, क्योंकि जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है वो क्या हो गया है, पतला हो गया है, ड्यू टू इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंका एंड ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंका और ब्रोंक्यूल्स के इन्फ्लेमेशन की वजह से अस्थमा होता है। ठीक है, अस्थमा जो है ये जनरली जेनेटिक डिसीज़ होती है, जिनको होता है बहुत सब बच्चों को बाय बर्थ भी होता है, और इसके अंदर बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन मानी जाती है स्टीरॉयडल मेडिसिन। ठीक है, जो स्टीरॉयडल ड्रग्स होते हैं बहुत ज़्यादा इफेक्टिव ट्रीटमेंट माने जाते हैं इसका, कि ये तुरंत इस इन्फ्लेमेशन को जो कि हुई है आपके ब्रोंका या ब्रोंक्यूल्स में, उसको रिड्यूस करने में मदद करती है। स्टीरॉयड्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल हम पढ़ेंगे ह्यूमन हेल्थ डिसीजेस के अंदर। ये आपकी इम्यूनिटी को सप्रेस करने में मदद करता है, बॉडी के इन्फ्लेमेशन को कम करने में मदद करता है। इसके नुकसान और फ़ायदे दोनों हैं, फ़ायदे के रिस्पेक्ट में इसको एज अ मेडिसिन यूज़ किया जाता है, वो हम देखेंगे। नेक्स्ट इज एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा बेटा ऐसी डिसीज़ है जो कि आपको याद रखनी है, जो कि स्मोकिंग से बहुत ज़्यादा लिंक्ड है। सिर्फ स्मोकिंग के केस में यह डिसीज़ देखी जाती है। होता क्या है, लेट्स से ये आपके एल्वियोलाई हैं, इस एल्वियोलाई के अंदर क्या होता है, जो बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं उनके स्मोक से बेटा जो अनबर्न्ड कार्बन होगा वो आपके म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ, जो लंग्स के अंदर एल्वियोलाई के अंदर मेम्ब्रेन है म्यूकस की, उसके साथ मिलकर ब्लैक कलर का सब्सटेंस बनाएंगे जिसको हम कहते हैं टार। ठीक है, ये जो टार है ये एक्चुअल में आपके लंग्स की सरफेस पे जमता जाएगा और आपकी लंग्स की सरफेस को क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। अब यहाँ से डिफ्यूजन पॉसिबल नहीं हो पाती है, तो आपकी रेस्पिरेटरी सरफेस डिक्रीज हो जाती है, तो इस इंसान को सांस लेने में तकलीफ होगी। 2-4 सीढ़ियाँ भी चढ़वाओगे तो इसकी सांस फूल जाएंगी, तो इंसान हेल्दी नहीं रहेगा। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, इट इज़ अ क्रॉनिक डिसऑर्डर इन विच द एल्वियोलाई वॉल्स आर डैमेज, जिसमें एल्वियोलाई की वॉल डैमेज होती है, ड्यू टू विच रेस्पिरेटरी सर्फेस इज डिक्रीज्ड, रेस्पिरेटरी सर्फेस कम हो जाती है। वन ऑफ द मेजर कॉज इज द सिगरेट स्मोकिंग। इसमें सबसे बड़ा कॉज जो आता है वो कैसा आता है, सिगरेट स्मोकिंग का। ठीक है, और ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है, क्रॉनिक डिसीज लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट जो डिसीज़ आपको पढ़नी है लास्ट, वो कौन सी है, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसीज़। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये ऐसी डिसीज़ है जो कि जॉब रिलेटेड है, मतलब किसी इंसान को ये बीमारी हुई है और वो उसकी जॉब की वजह से हुई है। मैं बताता हूँ कैसे। जैसे वो लोग जो कि स्टोन कटिंग फैक्ट्री में या फिर वुड कटिंग फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, या ऐसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं जहाँ पे सिलिका डस्ट है। सिलिका डस्ट बेटा बहुत छोटी छोटी क्या होती है, आपकी डस्ट पार्टिकल्स हैं सिलिका के, कांच के टुकड़े जैसे छोटे छोटे। ठीक है, सिलिका डस्ट, इन सारी चीज़ों को, जैसे कि कॉटन फैक्ट्री में जो काम कर रहे हैं तो कॉटन फाइबर से
ये बीमारी हो सकती है। ये इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स क्या करते हैं, ये इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स आपके नेजल एपिथेलियम में जो हेयर प्रेजेंट है, ठीक है, जो वेस्टिब्यूलर पार्ट में हेयर प्रेजेंट है, उसको क्रॉस करके आपके लंग्स तक पहुंच जाएंगे और आपके लंग्स में पहुंचने के बाद ये आपके लंग्स को इंटरनली डैमेज कर सकते हैं, रिपीटेड डैमेज करेंगे, आपके लंग्स के अंदर ही रह जाएंगे और अंदर रहने के बाद क्या करेंगे, बार बार डैमेज करते रहेंगे और यहाँ से बहुत सारी बीमारियाँ हो सकती हैं। उन सारी ग्रुप ऑफ डिसीजेस को हम क्या बोलते हैं, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसीजेस, जिसमें से लंग कैंसर एक टाइप की डिसीज है जो हो सकती है। ठीक है, तो एक बार रीड करते हैं एनसीईआरटी में क्या लिखा है। इन सर्टेन इंडस्ट्रीज, कुछ इंडस्ट्री में स्पेशली दोज इन्वॉल्विंग ग्राइंडिंग ऑफ और स्टोन ब्रेकिंग, सो मच डस्ट इज प्रोड्यूस्ड, इतनी ज़्यादा डस्ट प्रोड्यूस होती है ग्राइंडिंग फैक्ट्रीज के अंदर, दैट द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी कैन नॉट फुली कोप। आपकी जो बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है, मतलब जो आपके नाक में म्यूकस है, जो आपके नाक में बाल हैं, हेयर हैं, ये सब उसको नहीं ट्रैप कर पाते हैं। तो लॉन्ग एक्सपोजर कैन गिव राइज टू इन्फ्लेमेशन लीडिंग टू फाइब्रोसिस। ठीक है, फाइब्रोसिस मतलब हार्डनिंग हो जाएगी बेटा, हार्डनिंग हो जाएगी आपके लंग्स में, आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर। फाइब्रोसिस मतलब एक जगह डैमेज होगा, ये जो इन्फ्लेमेटरी टिश्यूज़ हैं इसके ऊपर फाइब्रस टिश्यूज़ आ जाते हैं। ठीक है, और ये सरफेस आपके लंग्स की क्या हो जाएगी बेटा, हार्ड हो जाएगी। और एक बार ही फाइब्रोसिस हो गया तो वो बहुत जल्दी ठीक नहीं होता है। ठीक है, फाइब्रोसिस का मतलब समझा रहा है कि प्रोलिफरेशन, प्रोलिफरेशन मतलब ग्रोथ ऑफ फाइब्रस टिश्यू। तो फाइब्रस टिश्यू, हार्ड टिश्यू जम जाएंगे उस जगह पे, तो वहाँ से बिल्कुल भी क्या नहीं हो पाएगी, अब वहाँ से आपकी डिफ्यूजन नहीं हो पाएगी, दस कॉजिंग अ सीरियस लंग डैमेज। इस केस में सीरियस लंग डैमेज होता है एंड वर्कर इन सच इंडस्ट्री शुड वियर प्रोटेक्टिव मास्क। तो इसका एक ही तरीका है, प्रिवेंशन। तो प्रिवेंशन सबसे बेस्ट तरीका है इसका, कि जो भी वर्कर्स ऐसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं जहाँ पे स्टोन ग्राइंडिंग हो रही है, स्टोन कटिंग हो रही है या वुड कटिंग हो रही है, जहाँ पे छोटे छोटे पार्टिकल्स के लंग में एंटर करने के चांसेस हैं, उनको बिल्कुल प्रोटेक्टिव गियर्स, स्पेशली मास्क तो पहनाना ही चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो ये आपके चैप्टर का लास्ट टॉपिक था, विच इज़ डिसऑर्डर्स, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। यहाँ पे आपका चैप्टर बेटा ख़त्म हो चुका है। और आप सभी बच्चों से मेरी एक रिक्वेस्ट और है कि अगर आपको मेरे वीडियो लेक्चर्स किसी भी तरीके से हेल्प कर रहे हैं तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हम इस चैप्टर के एमसीक्यूज़ भी करेंगे आगे जाकर। जो कंटेंट बेटा मैं आपको दे रहा हूँ वो बिल्कुल फ़िल्टर्ड कंटेंट है, मेरे थ्रू फ़िल्टर होके आएगा। ना ही मैं आपको कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ देने वाला हूँ जो आपके एग्ज़ाम में कभी नहीं पूछी जाएगी, ना ही एक भी चीज़ कोई कम मिलेगी। एग्जैक्टली जो आपके एग्जाम्स में आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो सारी चीज़ें आपको इन वीडियो लेक्चर्स के थ्रू मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप प्लीज़ मेरे को ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप नोट्स बनाओ, वीडियो लेक्चर्स फॉलो करो, आपको बायोलॉजी के अंदर कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है, तो हम मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक आप पढ़ते रहो। थैंक यू सो मच।